अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अम्मी मुझे जन्म देकर दूसरी दुनिया में चली गई। वाले साहब और दादी ने पाला। जो शरीके ज़िंदगी बना वो भी इन्हीं हालात का परवरदा था। मेरी कामरान से शादी हुई तो हम दोनों को रुखसती के वक्त वालदैन के ना होने का शिद्दत से एहसास हुआ कि ये वो वक्त था जब माँ बाप की दुआएं नई मंजिलों की सिमत सफ़र करते हुए ज़्यादा राह हो जाती हैं। वक्त रुखसती कई धड़के और अंदेशे थे। अजनबी लोगों में जा रही थी। एक अजनबी को अपना समझना था। कुछ खबर न थी कि आइंदा क्या हालात दरपेश होंगे। कामरान अच्छे इंसान थे। हम एक दूसरे के सच्चे और मुखलिस जीवन साथी बन गए। भरोसा और एतमाद जो मियाँ बीवी की कामयाब ज़िंदगी में कलीदी हैसियत रखता है, खुदा ने अता कर दिया तो मुआशी तंगी के बावजूद दिन सुकून से गुजरने लगे। कामरान ग्रेजुएट थे, कोई सिफारिश न थी। अच्छी नौकरी के लिए बहुत भाग दौड़ की, ना मिली तो एक जनरल स्टोर पर सेल्समैन हो गए। दिन भर मेहनत करके रात को थके हारे घर आते। मैं उनकी बहुत खिदमत करती, वक्त पर गर्म खाना और हर शय हाथ में देती। वो कुछ देर आराम करने के बाद पढ़ने बैठ जाते ताकि अपनी काबिलियत बढ़ा सकें। अच्छी नौकरी की उम्मीद दिल में लिए वो प्राइवेट तौर पर पढ़ते रहे और कई कोर्स कर लिए। तब मैं सारा दिन घर का काम करती थी और वो मेहनत मुशक्क़त से मेरे लिए खुशियों का एहतमाम करते। हम छुट्टी के दिन सैर पर जाते, गर्ज खुशहाली के ख्वाब सजाए। हम हंसी खुशी वक्त गुजार रहे थे। शादी को साल गुजर गया और मैं माँ ना बन सकी तो हम दोनों को फिक्र लाहक हो गई। एक लेडी डॉक्टर से इलाज कराया, तमाम रिपोर्टें ठीक थीं। 5 बरस गुजर गए, औलाद की खुशी ना मिली। तब मैं बहुत हसास हो गई। बात बे बात पर आंखें छलक जाती थीं। टीवी पर वो इश्तेहार ना देख सकती थी जो बच्चों से मुताल्लिक होते थे। कामरान मुझसे बच्चों के ना होने के बारे में बिल्कुल बात ना करते। वो इस मौजू को ना छेड़ते थे कि कहीं मेरी दिल आज़ारी ना हो जाए। मेरा यूं ख्याल रखते थे जैसे कोई हथेली के आबगीने का ख्याल करता है। कामरान मुसलसल तरक्की की कोशिशों में लगे रहे। मुख्तलिफ जगह अच्छी नौकरी के हसूल के लिए दरख्वास्तें देते रहे। आखिर अल्लाह ने सुन ली और उनको एक बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। दफ्तर से गाड़ी भी मिली क्योंकि फील्ड वर्क करना होता था। ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। ज़िंदगी की आसाइशें मुयस्सर थीं, मगर औलाद की कमी थी जो दिल में कांटे की तरह खटकती थी। खुदा सबकी सुनता है, बिलाखिर हमारी भी सुनी। शादी के 8 बरस बाद मुझे औलाद की खुशी से हमकिनार किया। कामरान बेहद मसरूर थे। घर के काम को हाथ ना लगाने देते कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम करूं। आखिर वो दिन आ गया जिसका हमको इंतज़ार था। कुदरत ने एक खूबसूरत बेटा अता किया, लेकिन कुछ कमज़ोर था। आए दिन उसकी सेहत ख़राब रहती और हम परेशान रहते। सच है कि किसी नेमत की ज़्यादा कदर तभी होती है जब वो मुश्किल से मिलती है। हम दोनों भी ज़्यादा इबादत गुजार हो गए। बच्चे की सेहत के लिए दुआएं करते, तहज्जुद के बाद उसकी दराज़ी उम्र की दुआ मांगते और ये भी कि वो नेक और सालेह हो। 3 साल बाद वो बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त व तवाना हो गया। अपनी प्यारी प्यारी बातों से हमारे दिल को लुभाता और हंसाता। वो हमारी ज़िंदगी और खुशियों का मरकज़ बन गया। एक बार फिर मेरी गोद हरी हो गई। इस दफ़ा बेटी हुई जिसका नाम जाहिदा रखा। इमरान और जाहिदा आपस में बहुत मुशाबहत रखते थे। साथ खेलते तो दिल शाद और आंखें ठंडी होती। सच है कि औलाद बड़ी नेमत है। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। घर के अखराजात भी बढ़ गए। कामरान ने सोचा क्यों ना मुलाजमत के साथ कोई साइड बिजनेस कर लूं ताकि रिज़्क़ हलाल में इजाफा हो। एक दोस्त के साथ शराकत कर ली। वो तजारत करता था। एक रोज़ जबकि छुट्टी के दिन थे, दोनों माल लेने पेशावर गए। वापसी में इस्लामाबाद के करीब धमाके में अल्लाह को प्यारे हो गए। हादसा एक असलहे के डिपो में ममनुआ इलाके में हुआ था। ये वहाँ से इत्तफाकन गुजर रहे थे। गाड़ी तबाह हो गई और बहुत से राहगीरों के परखचे उड़ गए थे। जब हमको इत्तला मिली, मैं ये खबर सुनकर बेहोश हो गई थी। मोहल्ले की एक औरत ने मुझे और बच्चों को संभाला। मेरी हालत देखकर बच्चे भी सहम गए। दोनों कमसिन थे, जिंदगी और मौत के फ़लसफ़े को नहीं समझते थे। जब उनको बताया गया कि उनका बाप इस दुनिया में नहीं रहा है तो वो मुझसे लिपट गए।
कड़े से कड़ा वक्त भी आखिर गुजर जाता है। सब्र से काम ना लेती तो कैसे मासूम बच्चों की परवरिश कर पाती। खुशियों ने आंगन में कदम ही रखा था कि बहारें लुट गईं और खिज़ां का मौसम मुकद्दर हो गया। वो दिन याद आता है तो कलेजा मुंह को आता है जब बच्चे बाप के इंतज़ार में सोते ना थे और मैं उनको झूठे लफ्ज़ों से बहलाती थी कि आ जाएंगे, अभी दफ्तर के काम से गए हैं, सो जाओ, जब आएंगे जगा दूंगी। वो खिलौने लेने गए हैं, लेकिन कब तक? मरने वाले कब वापस आते हैं? कई रोज तक मैंने खाना ना पकाया था। मोहल्ले की औरतें खाना लाकर मेरे बच्चों को खिलाती। मुझ पर तो आसमान टूट पड़ा था। कामरान के बगैर कैसे खाती? भूख खत्म हो गई थी। सांस की डोरी कायम रखने की खातिर चंद निवाले निगलती और पानी पी लेती। औरतों ने समझाया कि होश करो, तुम पर अब 2 बच्चों की भारी जिम्मेदारी है। ऐसा करोगी तो बीमार हो जाओगी। तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा? इनको पढ़ाना लिखाना है, स्कूल भेजना है और तुमने रिज़्क की फिक्र करनी है। होश आया तो घर में दाना ना था। नौकरी ढूंढने निकल पड़ी। अब जिंदगी का मकसद सिर्फ इन बच्चों को परेशानियों से बचाना था और काबिल इंसान बनाना था। मैंने स्कूल टीचर की मुलाजमत कर ली और वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इमरान और जाहिदा पढ़ लिख गए। अब ये दोनों जवान थे। वो जिंदगियों के दुखों को समेटने के काबिल हो चुके थे, लेकिन बाप का खला जो रहा वो भी पूरा ना हो सका। वो अब भी रोज़ाना ही अपने बाप को याद करते थे। इमरान को मुलाजमत मिल गई और उसने घर का खर्चा उठा लिया। जाहिदा भी बीए कर चुकी थी। उसने बीएड किया और टीचर हो गई। वो अब मुझे मुलाजमत ना करने देते। कहते थे आपने बहुत काम कर लिया, अब आपके आराम का वक्त है। सारी फिक्रें दूर हुईं तो बच्चों की शादी की फिक्र लग गई। मैंने बहुत तहम्मुल से काम लिया था। बच्चों के सामने थकन को भी जाहिर न करती थी। बीमार होती तब भी काम पर जाती। मेरे बच्चों को किसी बात का पता न था। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपनी भरी जवानी मट्टी बना डाली। नए कपड़े सालों ना खरीदती, बच्चों को अच्छा खिलाती, खुद रूखी रोटी खा लेती, लेकिन इनको पता न चलने देती। अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करती थी ताकि मेरे बच्चे किसी चीज़ को ना तरसे। जिंदगी की कठिनाइयों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। एक रोज़ इमरान ने मजबूर किया कि हम नए घर शिफ्ट हो जाते हैं और ये पुराना मोहल्ला छोड़ देते हैं। तब मैंने उसे बहुत मना किया, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी इस मोहल्ले में गुजारी थी। मोहल्ले वाले मेरे दुख सुख से वाकिफ़ और खुशी गमी के साझी थे, लेकिन बेटा ना माना। नई नस्ल की अपनी सोच होती है। बेटे ने घर फरोख्त ना किया, लेकिन उसे किराए पर उठा दिया और हम नए घर में मुंतकिल हो गए। यूं उसने मेरी बात भी रखी और अपनी आरजू भी पूरी कर ली। इमरान को जल्द जल्द तरक्की मिलने लगी, आला ओहदे पर फाइज हो गया। तब वो देर से घर आने लगा। एक रोज़ मैंने कसम देकर कहा, सच बताओ क्यों देर से घर आते हो, कहाँ वक्त गुजारते हो? उसने दबे लफ्ज़ों बता दिया कि एक लड़की से दोस्ती है और उसके साथ घूमता फिरता हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शुक्र है कि उसने सच बता दिया और मैंने भी इजाज़त दे दी। उसकी शादी धूमधाम से उसकी पसंदीदा लड़की से ही कर दी। जब मारिया बहू बनकर घर आई, पता चला कि वो दौलतमंद मगर लापरवाह वालदैन की बिगड़ी हुई औलाद है, जिसको बड़ों के अदब का इल्म था और न छोटों का लिहाज था। उसकी तरबियत पर वालदैन ने कोई तवज्जो ना दी थी। वो अपने अपने मशागिल में गुम रहे और बच्चों ने नौकरों के रहमो करम पर बचपन से जवानी की मनाजिल तय कर ली। मारिया हसीन थी, मगर उसके हुस्न को तकब्बुर की दीमक और गरूर का घुन लगा हुआ था। वो मुझसे और जाहिदा से सीधे मुंह बात न करती, सिर्फ अपने शौहर से खुश दिली से बात करती थी। वो हमको मुंह ना लगाती। मारिया के वालिद एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके कारोबार में बेटे के साथ साथ बेटी का भी हिस्सा मौजूद था और मुनाफा हर माह वो मारिया के अकाउंट में डाल देते थे। शायद इसी बात का उस लड़की को तकब्बुर था। मारिया की माँ की सोशल सरगर्मियाँ बहुत थीं। उसने शुरू से ही बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया था। जब बच्चे छुट्टियों पर घर आते तो नौकर उनकी देखभाल करते। माँ और बाप दोनों के पास इतना टाइम ना होता था कि अपनी मसरूफियात से हटकर औलाद की तरबियत पर तवज्जो दें, उनको अदब आदाब सिखाएं जो ज़रूरी होते हैं। एक पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी के लिए मारिया को ऐसा माहौल मिला कि उसे रिश्तों का एहसास ही ना था।
मैं बहुत परेशान थी कि कैसी बहू मिल गई है जो सारा दिन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखती है, जो शौहर के सिवा किसी से बात करना पसंद नहीं करती। जब पड़ोस से कोई बहू को देखने की फरमाइश करता तो मुझे कहना पड़ता सो रही है। वो कहती कैसी बहू लेकर आई हो जो सारा दिन सोई रहती है। अब मुझे इस मसले पर सोचना था कि कैसे घर का माहौल दुरुस्त करूं। एक ही हल समझ में आया कि किसी तरह प्यारो मोहब्बत से इस लड़की को राम करूं। बेटे से कुछ कहने का मतलब तो घर की खुशियों को ख़राब करने के मुतरादिफ था। मैंने मारिया की फितरत को समझना शुरू किया। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी, अपनी पालतू बिल्ली का बहुत ख्याल रखती, परिंदों को दाना डालती, उनकी कोलियां धोकर पानी भर के रखती। अगर कोई फ़कीर सदा लगाता तो दौड़कर जाती, मदद ज़रूर करती। गोया उसकी फितरत अच्छी थी, लेकिन अच्छी तरबियत से महरूम थी। जब इंसान किसी की फितरत को जान ले उसका दिल जीतना आसान हो जाता है। वो प्यार की भूखी थी। मैं चूँकि टीचर थी, बड़ों और बच्चों की पहचान रखती थी। मैंने जाहिदा के ज़िम्मे लगा दिया कि तुम भाभी के करीब होने की कोशिश करो, उसकी पालतू बिल्ली का बहुत ख्याल रखो और प्यार का इजहार करो। मारिया इसी तरह पहले पहल तुम्हारी जानिब मतवज्जे होगी। वो अपनी पालतू बिल्ली और तोते वगैरह मैके से ले आई थी। जाहिदा ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। जब मारिया अपने कमरे से निकलकर पालतू जानवरों की देखभाल करना चाहती, जाहिदा दौड़कर उसकी तरफ जाती, उसकी मदद करने की कोशिश करती और उसके पालतू परिंदों और बिल्ली से इजहार मोहब्बत करती। मारिया रफ्ता रफ्ता जाहिदा से मानूस होती गई और अब वो उसके साथ दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगी। सच है, इंसान प्यार और इखलास से ही किसी का दिल जीत सकता है, शिकवे शिकायत से हरगिज़ नहीं। बिलाखिर जाहिदा की मेहनत रंग लाई और वो अपनी मगरूर भाभी से दोस्ती करने में कामयाब हो गई। जाहिदा मारिया से करीब होती गई तो अब वो उसको उसके कमरे से निकाल कर मेरे कमरे तक लाने लगी। बहू मुझसे दुआ सलाम करने लगी। जाहिदा से बातें करती तो मुझे भी मुखातिब कर लेती। बारे कुफर टूटा और मेरे दिल की घुटन कम हो गई। जाहिदा भाई की मसरूफियात के मुताबिक वक्त निकालती। मैंने बेटे को भी मारिया की शिकायत ना की, इस बारे कोई बात मुंह से ना निकाली कि वो सारा दिन हमसे कैसा सलूक रखती है। जानती थी कि वो मारिया का बहुत ख्याल करता है, उसकी खुशी पर निछावर रहता था और बीवी के इश्क में मुझे भी नज़रअंदाज कर देता था। वो बहन जो पहले उसकी जान थी, जिसके बगैर निवाला ना तोड़ता था, अब जाहिदा से बात किए हफ्ता गुजर जाता। मारिया को रोज़ाना ऑफिस से आने के बाद बाहर ले जाता किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने। मैं सास न बनी और न अपनी बेटी को ननद बनने दिया। जाहिदा को समझाती, दुख न करो, भाभी से मोहब्बत करो, उससे मोहब्बत करोगी तो भाई की मोहब्बत को हासिल कर पाओगी। यही मेरा तजर्बा कहता है और यही ज़माने का दस्तूर है। जब चहेती बीवी आ जाती है, माँ और बहनें अगर फरासत से काम ना लें तो बेटे और भाई की ज़िंदगी से मनफी हो जाती हैं। मेरी बेटी समझदार और सब्र वाली थी, जैसा मैं कहती कहा मानती। एक दिन ऐसा आया कि मारिया मुझे सास और ननद की हैसियत देने पर मजबूर हो गई। वो मुझे अम्मी कहने लगी। अब वो एक नॉर्मल रवैये की हामिल थी और हमको उसके साथ बात करने में आसानी महसूस होती थी। बेशक हम एक ही घर के फर्द जैसे हो गए थे। मारिया जहाँ जाती मुझे बताती और कभी कहती आप भी साथ चलें। उसने अदब आदाब सीखना शुरू कर दिए, जबकि पहले वो अगर कहीं जाती हमको ये बताने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करती थी कि घर से बाहर जा रही है। जब मैंने उसके साथ ममता भरा सलूक रखा, वो मुझे अपने दिल के करीब समझने लगी। आखिरकार उसने अपनी ज़िंदगी की गुज़श्ता तलखियों और दुखों से मुझे आगाह कर दिया। उसने बताया कि मुझे बचपन से जवानी तक अपने घर में कभी प्यार नहीं मिला, रुपए पैसे की कमी ना देखी, लेकिन मोहब्बत को तरसती थी। मुझे नहीं मालूम था कि लोगों के साथ कैसा रवैया रखते हैं और रिश्ते क्या होते हैं। वो अब इतनी सादतमंद हो गई कि हर काम मुझसे पूछ कर करती और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। उसका रुख मेरी तरफ हो गया। मेरा खोया हुआ इमरान भी दोबारा मुझे मिल गया। वो अब ऑफिस से आकर पहले की तरह मेरे कमरे में बैठ जाता, कुछ देर बातें करता, तबीयत पूछता, दवाइयाँ लाने को कहता। जाहिदा से कहता अम्मी का बहुत ख्याल रखा करो, वक्त पर दवा खिलाया करो। बाहर खाने के लिए जाते तो मेरे लिए भी पैक करा कर ले आते। जाहिदा की शादी की फ़िक्र भी थी।
میرے کہنے پر ماریا نے اس طرف توجہ دی اور اپنے شوہر کو بھی یاد دلانے لگی کہ تمہیں بہن کی شادی کرنی ہے۔ عمران نے ایک دو دوستوں سے بات کی اور پھر ایک دوست کے توسط سے اچھے گھرانے میں زاہدہ کی بات طے ہو گئی۔ لڑکا نیک اور خوبصورت تھا اور میرے بیٹے کے دوست کا بھانجا تھا۔ مختصر کنبہ یعنی ماں اور بیٹا تھے۔ لڑکے کا نام ثاقب تھا۔ ثاقب سے منگنی کے بعد ماریا نے نند کے جہیز کی خریداری شروع کر دی۔ وہ اکثر زاہدہ کو بھی ساتھ لے جاتی۔ تبھی عمران نے عزت سے بہن کو بیاہ دیا اور جہیز میں ہر چیز دی۔ بہن کی شادی میں کسی شے کی کمی نہ ہونے دی اور یہ سب ماریا کے تعاون سے ہوا، جس نے نند کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں اور ماریا گھر میں باقی رہ گئے۔ وہ کچن میں آ جاتی، کھانا پکاتے دیکھتی تو دلچسپی لیتی۔ یوں اس نے کئی طرح کے کھانے بنانے سیکھ لیے۔ گرچہ نوکر موجود تھے لیکن خاتون خانہ کا رشتہ تو کچن اور گھریلو امور کی انجام دہی سے قائم رہتا ہے۔ بس ماریا نے بھی رفتہ رفتہ گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ مجھے آرام نصیب ہو گیا۔ اب گھر اس کا تھا، میں تو بڑھاپے کی دہلیز پر مختصر عرصے کی مہمان تھی۔ ظاہر ہے لمبی عمر کی طویل مسافت طے کر چکی تھی۔ زیادہ تر اپنے بیڈ روم میں رہتی تھی۔ ماریا مکمل بدل گئی تھی۔ اس میں تکبر اور غرور نام کی کوئی چیز نہ رہی تھی۔ وہ ایک سمجھدار خاتون خانہ بن گئی تھی۔ گھر میں سکون تھا اور وہ سلیقہ مند تھی۔ اس نے میری خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ بہترین فطرت کی مالک نکلی۔ تھوڑی سی توجہ اور پیار نے اسے یکسر بدل دیا تھا۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہتی اور خود سارے گھر کی دیکھ بھال کرتی، نوکروں سے کام کراتی اور مہمانداری کے سب تقاضے نبھاتی۔ پڑوس سے عورتیں ملنے آتیں، ان کو عزت سے بٹھاتی اور خاطر مدارت کرتی۔ یہ سب باتیں مجھ سے سیکھی۔ سارے لوگ اس کی تعریف کرتے کہ بہو ہو تو ایسی۔ خدا ہر کسی کو ماریا جیسی بہو دے۔ ایک روز میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ ایسے روئی جیسے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ ماریا اپنے والدین کے گھر غیروں کی طرح بے سکون رہی تھی۔ اب وہ اپنے گھر میں بہت سکون محسوس کرتی تھی، خاص طور پر میرے ساتھ۔ مجھ کو زکام بھی ہوتا، فوراً اسپتال لے جاتی، پریشان ہو جاتی۔ زاہدہ تو اپنے گھر آباد تھی۔ اس کی ساس غصے کی تیز تھی، لیکن میری بیٹی صبر والی تھی۔ اس نے مجھ سے تربیت لی تھی۔ وہاں ساس کا بھی دل جیت لیا، جس کی وجہ سے شوہر اس کی قدر کرنے لگا۔ جن دنوں میں بیمار تھی، ماریا اپنے ہاتھ سے پرہیزی کھانا بنا کر کھلاتی تھی۔ کہتی تھی کہ امی جان، زاہدہ تو اپنے گھر میں ہے، روز نہیں آ سکتی، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، دعا مانگتی رہتی ہوں، خدا کرے آپ کو کچھ نہ ہو۔ اس کی یہ باتیں گویا مجھ بیمار کی زندگی بڑھا دیتی تھی۔ وہ ماں باپ سے ملنے بہت کم جاتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے ماریا کو یکے بعد دیگرے 2 بچوں سے نواز دیا۔ اب ہماری فیملی مکمل تھی۔ میں پوتے پوتی کو دیکھ کر خوش ہوتی اور سوچتی، اب اگر کامران زندہ ہوتے تو اپنے خوشحال گھرانے کو دیکھ کر ان کا دل کتنا شاد ہوتا۔ ماریا کو اپنا بچپن یاد تھا۔ وہ بچوں پر بہت توجہ دیتی تھی۔ نوکروں کے حوالے کرنے کی بجائے اپنا آرام چھوڑ کر بچوں کے سارے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ عمران تو پہلے ہی ماریا سے پیار کرتا تھا۔ بچوں کی وجہ سے یہ پیار اور مضبوط ہو گیا۔ زاہدہ پہلے تو اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ اچانک اس کے خاوند کی ملازمت جاتی رہی اور اس کی زندگی میں رفتہ رفتہ پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ جب بھی آتی پریشان ہی دکھائی دیتی اور آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ تب ایک دن ماریا نے اس سے پوچھا، کیا پریشانی ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ پہلے تو زاہدہ نے کچھ نہ بتایا، لیکن ایک روز اپنی بھابھی کے اصرار پر بتا دیا کہ سال بھر سے شوہر بے روزگار ہیں اور بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ ساس ملازمت کرنے کی بھی مجھے اجازت نہیں دیتی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں تمہارے بچے نہیں سنبھال سکتی۔ ماریا نے زاہدہ کے خاوند سے بات کی اور اسے اپنے والد سے کہہ کر ایک بہت اچھی ملازمت دلوا دی۔ ان کے گھر سے فاقے مٹ گئے اور دوبارہ خوشحالی اور سکون میسر آ گیا۔ زاہدہ نے بھابھی کو دعائیں دیں۔ کہتی تھی کہ امی جان، اصل کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے جو ہم کو صحیح سمت پر چلایا، اور آج ہم سب اگر خوشیوں سے ہمکنار ہوئے ہیں تو آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ ہم کو صبر اور اچھے اخلاق کی بجائے لڑائی جھگڑے لگائی بجائی میں ڈال دیتی تو نفرت کی آگ میں جل چکے ہوتے۔
آپ کی اچھی تربیت نے آج ہم کو زندگی کا ہر موڑ بآسانی عبور کرا دیا۔ میں آج بھی کہتی ہوں سب آپ پر منحصر ہے کہ زندگی کو کس رخ سے بسر کرتے ہیں۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی بجائے ان کو خوشیاں دو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ باکس میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔